द्विवेदी युगीन कविता की अगली प्रमुख प्रवृत्ति है सामाजिक कविता। इस समय जो कविता लिखी गई उसका मूल भाव सामाजिकता को लेकर था। परिवार, समाज, लोगों के बीच व्यक्ति का क्या दायित्व है, देश के प्रति क्या दायित्व है, समाज में क्या विकृतियां पैदा हो रही हैं, समाज में क्या नया होना चाहिए, विधवा विवाह, बाल विवाह आदि की समस्याओं का समाधान करने के लिए कविताएं लिखी गईं। उन कविताओं में बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये था कि समाज की जागृति कैसे हो सकती है, शिक्षा के द्वारा हो सकती है, लोगों से मेल मिलाप के द्वारा हो सकती है। इसी बात को लेकर कविताएं लिखी गईं। और अगली प्रमुख विशेषता है इसमें विषय वस्तु की विभिन्नता। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारतेंदु युग में जो कविता एक राष्ट्रभक्ति तक सीमित रह गई थी, द्विवेदी युग तक आते आते कविता विषय वस्तु की विविधता को लेकर लिखी गई। और उसका परिणाम ये था कि विभिन्न विषयों को लेकर, चाहे वो सामाजिक संस्कार हो, चाहे राजनीतिक संस्कार हो, चाहे आर्थिक संस्कार हो, चाहे व्यक्तिगत संस्कार हो, चाहे राष्ट्र की भक्ति की भावना हो, चाहे देशभक्ति की भावना हो, चाहे सामाजिक चेतना हो, विभिन्न प्रकार की कविताओं को लेकर इस युग में कविताएं लिखी गईं। और उनका जो विषय वस्तु थी वो विभिन्न प्रकार की थी, अर्थात एक लीक पर चलकर उन लोगों ने कविताएं नहीं लिखी। अगली विशेषता है यहाँ प्रकृति चित्रण। इस युग के कवियों ने प्रकृति चित्रण से परिपूर्ण होकर भी कविताएं लिखी और उसका परिणाम ये था कि विभिन्न कविताओं में प्रकृति का चित्रण देखने को मिलता है। प्रकृति को के माध्यम से कवियों में जो नई ओज और ऊर्जा का संचार होता था वो इस कविता में देखने को मिलता था। फिर अगला है बौद्धिकता की प्रधानता। चूँकि महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं एक बौद्धिक कवि थे और कवि ना होकर वो एक बहुत बड़े आलोचक थे, और उस आलोचना का उन्होंने काम किया था सरस्वती पत्रिका से। 1903 में जब उन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया, संपादक के तौर पर प्रकाशन संभाला था, तब उस सरस्वती के माध्यम से उन्होंने जो साहित्य की सेवा की थी वो ऐसी सेवा की थी कि उन्होंने विभिन्न कवियों की गलतियों को उजागर करना शुरू कर दिया था। जो लोग भाषागत अशुद्धियाँ लिखते थे, जो लोग गलत शब्दों का इस्तेमाल करते थे, उन सबको उन्होंने काटना शुरू कर दिया था। इसलिए उस समय जो कविता या साहित्य निकल कर आया वो बौद्धिकता की प्रधानता लिए हुए था। कहने का मतलब ये है कि उस समय बड़े से बड़े कवि भी अपनी रचनाओं में गलतियों को ढूंढ कर सही करते थे। उनको पता था कि अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी के पास ये कविता चली गई या रचना चली गई तो उसमें गलतियां निकल गईं तो उनकी रचना काट पीटनी पड़ सकती है और उनको फटकार भी मिल सकती है। अगला बिंदु है कालानुसरण की क्षमता। काल के अनुसरण की क्षमता तत्कालीन समाज में बहुत आवश्यक होती है। जिस काल में हम रह रहे हैं उस काल की रचनाओं को हम देखें तो वह रचनाएं उस काल की प्रामाणिकता को सिद्ध करती हैं। तो उस समय जो समय था वह देश में अंग्रेजों के शासन का समय था और उस समय के काल का अनुसरण करने की क्षमता कवियों ने पूरी तरह अपनाई और उसका परिणाम यह रहा कि उस समय की राजनीतिक भावना, सांस्कृतिक भावना, आर्थिक भावना, देश की सामाजिक एकता की उन्होंने इस कविताओं में लिखने की शुरू की और उसका काम शुरू किया। अगला है काव्य रूपों में अनेकता। रीति काल तक जो कविता केवल मुक्तक बनकर रह गई थी, भारतेंदु युग तक आते आते कविता जो फुटकर कविता होकर रह गई थी, द्विवेदी युग में आकर कविता का रूप चेंज हुआ और वह काव्य रूपों में अनेकता आई। इस युग में खंड काव्य, महाकाव्य आदि लिखे गए और खंड काव्य की विधा तो द्विवेदी युग की, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कवि थे मैथिली शरण गुप्त। उन्होंने अनेक खंड काव्यों की रचना की थी और उन खंड काव्यों के आधार पर साहित्य में एक नई विधा का रूप चला था। जो महाकाव्य बहुत बड़ा होकर लोगों को पढ़ने में वक्त लगता था, वही रचनाएं, वही मसौदा और वही उसकी विषय वस्तु आदि खंड काव्य में कम समय में भी पढ़ने को मिलती थी। इसलिए काव्य रूपों में अनेकता भी इस कविता में देखने को मिलती है। देश के अतीत, गौरव और संस्कृति का बखान भी
इस कविता की प्रमुख विशेषता है, द्विवेदी युग इन कविता की विशेषता है। देश के अतीत हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, गौरव हम सोने की चिड़िया थे, संस्कृति हमें लोग विश्वगुरु मानते थे, इन बातों को लेकर कविताएं रची गई कवियों के द्वारा। उन्होंने देश के अतीत को याद दिलाया लोगों को, गौरवशाली परंपरा को याद दिलाया, देश की संस्कृति का बखान किया। उन्होंने बताया कि देश में हम भारत देश जो विश्वगुरु माना जाता था, आज हम भले ही परतंत्र हैं लेकिन हम अपनी इच्छा से आगे बढ़ सकते हैं और उसके प्रति लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। अगला बिंदु है नवीन और साधारण विषय। इस युग में चाहे बौद्धिकता की कितनी भी प्रधानता रही हो, चाहे कविता के अनेक रूपों का चित्रण हुआ हो, लेकिन जो विषय थे वो नवीन और साधारण विषय थे। अर्थात परंपरागत जो विषय थे उनको छोड़कर नए विषयों के ऊपर रचना की गई थी। सामाजिकता को लेकर रचना की गई। बहुत साधारण विषय थे। नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस तरह के निबंध लिखे गए थे। नाक के ऊपर का निबंध लिखे गए थे, भौं के ऊपर निबंध लिखे गए थे, नाखूनों के ऊपर लिखे गए थे, बालों के ऊपर निबंध लिखे गए थे। तो ऐसे ऐसे साधारण विषयों के ऊपर भी निबंध लिखे गए, लोगों को जागरूक किया गया। अगला बिंदु है भाषा संस्कार। भाषा के रूप में द्विवेदी युग ने जो तरक्की की वो किसी युग में नहीं की, और उसका मूल कारण था स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस युग में भाषा को लेकर जितने संस्कार बनाए वो संस्कार कहीं दिखलाई नहीं दिए। इसका मूल कारण ये था कि स्वयं महावीर प्रसाद द्विवेदी रचना में लेखन से ज़्यादा भाषागत अशुद्धियों पर ध्यान देते थे और उसका काम शुरू करते थे। और इस युग की सबसे अंतिम प्रमुख विशेषता है अनुवाद कार्य। इस युग में सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ वो हुआ पुराने शास्त्रों का अनुवाद कार्य। जिन भाषाओं को हम लोग नहीं पढ़ पाते थे, जिन अंग्रेजी की रचनाओं को हम नहीं पढ़ पाते थे लेकिन वो बहुत अच्छी रचनाएं हुआ करती थी, उनको अनुवाद के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी अपनी सरस्वती पत्रिका के द्वारा। धन्यवाद। द्विवेदी युग पूर्ण हुआ।